लिखे नोट नंबर 1, आइडेंटिफाइबल मीन्स identifiable means any item which are capable for sale or rent out क्या मतलब हुआ? आइडेंटिफाइबल का मतलब है कोई भी आइटम जिसको आप या तो बेच सकते हो या फिर आप उसे किराए पर दे सकते हो। अगर वो आइटम बेचा जा सकता है या किराए पर दिया जा सकता है तो हम उसे क्या मानेंगे? इंटेंजिबल असेट मानेंगे। तो देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं आइडेंटिफाइबल और नॉट आइडेंटिफाइबल, मुझे बताइएगा, मान लीजिए मेरे पास एक एक्सपोर्ट लाइसेंस है, यानी मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस लिया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूं कि यार वो गुड्स मैं अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तो मैं उस लाइसेंस को बेचना चाहता हूं। क्या बेच सकता हूं? बिल्कुल बेच सकता हूं। यस। तो यानी जो भी लाइसेंस मेरे पास है आर कैपेबल फॉर सेल और आर कैपेबल टू रेंट आउट। कॉपीराइट्स मैं बेच सकता हूं, पेटेंट बेचा जा सकता है, गुडविल इसे भी बेचा जा सकता है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं नॉट आइडेंटिफाइबल, तो देखिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। स्टाफ ट्रेनिंग, देखिएगा मैंने अपने स्टाफ को उनके जॉब के लिए सुटेबल बनाने के लिए खर्चा किया, समझ रहे हैं? उनको ट्रेनिंग दी, लेकिन क्या ट्रेनिंग देने से मेरे लिए वो ट्रेनिंग का जो हिस्सा है, भाई वो ट्रेनिंग तो एक एम्प्लॉय ने सीखी, अब क्या मैं उसकी ट्रेनिंग को बेच सकता हूं कि नहीं भैया अब तो तुमने मेरे यहाँ ट्रेनिंग की है तो मैं इसको किसी को भी किराए पर दे सकता हूं? नॉट पॉसिबल, ना उसे बेचा जा सकता है। कस्टमर्स लॉयल्टी, एक कस्टमर अगर मेरे प्रति लॉयल है, आप समझना, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मेरे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है कि कुछ कस्टमर लॉयल हैं, वो मुझसे ही प्रोडक्ट लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि भैया मैं ये सोच रहा हूं कि भैया ये जो कस्टमर है जो मेरे प्रति लॉयल है, मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझसे ये कस्टमर खरीद लो, ये आपके प्रति भी लॉयल रहेगा। वेदर इज इट पॉसिबल कि एक कस्टमर जो मेरे प्रति लॉयल है वो किसी दूसरे के प्रति भी लॉयल हो? ये बात मैं कस्टमर को बोल सकता हूं कि भैया नहीं, अब मैं तुम्हारी जो लॉयल्टी है मैं उस लॉयल्टी को किसी पर्सन को बेच रहा हूं, तुम मेरे प्रति लॉयल थे, तुम सामने वाले के प्रति भी लॉयल रहना। इट इज नॉट पॉसिबल। कस्टमर लॉयल्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, बट इट कैन नॉट बी सेल आउट। एक कस्टमर अगर मेरे प्रति लॉयल है तो वो ओके है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भैया तुम मुझे इस कस्टमर की लॉयल्टी का पैसा दे दो और अब आज के बाद से ये कस्टमर तुम्हारे प्रति लॉयल हो जाएगा। तो यानी बात को समझ रहे हो?
आइडेंटिफाइबल का मतलब उन सभी आइटम से होता है जिनको बेचा जा सके या जिनको किराए पर दिया जा सके। नोट नंबर 2, फिर मैंने आपको बताया कि असेट्स नॉन मॉनेटरी होनी चाहिए। नॉन मॉनेटरी, आइए अब इसको समझते हैं। देखिएगा, नॉन मॉनेटरी की टर्म को एग्जैक्टली तरीके से ऐसे डिफाइन नहीं किया गया। इसको डिफाइन कैसे किया गया? assets which are not monetary, assets which are not monetary will be known as non monetary assets। यानी ऐसी असेट्स जो मॉनेटरी नेचर की नहीं है उन्हें हम क्या मानेंगे? नॉन मॉनेटरी असेट्स मानेंगे। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन आपको समझनी है वो समझनी है मॉनेटरी क्या होती है। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया कि मॉनेटरी में यही आता है तो बची हुई जो रिमेनिंग असेट्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? नॉन मॉनेटरी हो जाएंगी। तो बात आई कि मॉनेटरी असेट्स या आइटम्स क्या होते हैं, तो लिखें monetary items are those items, monetary items are those items whose realization oblique payment is fixed under the contract, fixed under the contract। कोई भी ऐसा आइटम जिससे रियलाइज होने वाला अमाउंट या जिसके बदले में पे किया जाने वाला अमाउंट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट से फिक्स्ड होता है। कॉन्ट्रैक्ट है, देखो मेरी बात फिर सुनना, कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स्ड है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि एक्चुअल रियलाइजेशन उतना ही हो। वो ये बोल रहे हैं उस अमाउंट का रियलाइज होना या उसके अगेंस्ट पेमेंट करना कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? आइएगा जरा बात करते हैं। डेटर्स, बताइए, मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को 50,000 रुपए का माल बेचा, तो क्या मेरे और उसके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो गया कि भैया मैंने उसे 50,000 का माल दिया है तो वो मुझे 50,000 रुपए पे करेगा? हाँ, इट इज पॉसिबल कि रियलाइजेशन के टाइम पर मैं उसको डिस्काउंट दे दूं। एक्चुअल रियलाइजेशन डजंट मैटर। मॉनेटरी आइटम की जो डेफिनेशन डाली गई, उन्होंने बोला कि रियलाइज क्या होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसका रियलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा डिसाइड हुआ था। तो डेटर्स क्या होंगे? मॉनेटरी आइटम्स होंगे। सर, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर डिस्काउंट भी मतलब फिक्स्ड हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ट्रेड मतलब डिस्काउंट अगर होते हैं, हम वो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं जनरली। हाँ, हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ना, एक्चुअल रियलाइजेशन फिक्स्ड भी हो नहीं भी हो क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो ये बोल रहा हूँ रियलाइजेशन ही कॉन्ट्रैक्ट से होना चाहिए। किसी मतलब जितना भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर चीज फिक्स्ड होनी चाहिए बस। हाँ, उसके रियलाइजेशन के बारे में या उसके पेमेंट के बारे में फिक्स्ड होना चाहिए। लोन्स एंड ओके। एडवांसेस,
क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यस। अगर आपने लोन लिया तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये अमाउंट फिक्स्ड हो गया। क्लियर? बिल्कुल। लेकिन अब जरा अपन बात करते हैं, आपके बिजनेस में कोई स्टॉक इन ट्रेड पड़ा है, क्या आपने इसको बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होता है? भाई नो आपके सर। गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके गोडाउन, आपकी फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है, बेचोगे सही बाद में, लेकिन क्या आज जब आप एक मशीन को प्रोडक्शन पर्पस के लिए काम में ले रहे हो, तो क्या आपने उसको बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? नहीं। गुडविल, बताइए, मान लो आज मेरे पास एक गुडविल है, मेरी गुडविल क्रिएटेड है, अब क्या आज मैंने उस गुडविल को बेचूंगा वो बात अलग है, अगर मैं सोचता हूं कि मुझे बेचना है तो बात अलग है, बट मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मैंने एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन के तौर पर मेरा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया मेरी गुडविल का रियलाइजेशन मुझे इतना होगा? कभी भी नहीं होता। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ये बने मॉनेटरी आइटम्स। और ये बने नॉन मॉनेटरी आइटम्स। नॉन मॉनेटरी तो लीजिएगा, इंटेंजिबल असेट्स ने अपनी सेकंड कंडीशन में बोला कि हमें केवल उन असेट्स को लेना है जो नॉन मॉनेटरी इन नेचर होंगी। बीआर मॉनेटरी आइटम होता है, क्योंकि बीआर का अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन का पार्ट हुआ कि मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं और नॉन मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं। नोट नंबर 3, असेट्स। देखिएगा, नोट नंबर 3 ने बोला इंटेंजिबल असेट की कैटेगरी में आना ही असेट्स को है। अगर कोई आइटम असेट नहीं है तो वो फिर इस डेफिनेशन में आ ही नहीं सकता। नहीं है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पर अलग से इंडेस है हमारा, तो वो इंटेंजिबल असेट्स की कैटेगरी में शामिल नहीं होते हैं, उन पर स्पेसिफिक अकाउंटेंट एएस बनाए गए हैं। एएस और इंडेस अलग अलग हैं उन पर, बिल्कुल। वो फाइनेंशियल नेचर की असेट होती हैं। असेट्स क्या होती हैं तो लिखेंगे, assets means resources which are, बिल्स पेबल भी आएगा, क्रेडिटर भी आएंगे, बट आप समझो वो असेट ही नहीं है आपकी। इंटेंजिबल असेट में आने के लिए असेट भी तो होनी चाहिए। क्या क्रेडिटर हमारी असेट होते हैं? नहीं, तो मैं उनको यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मॉनेटरी आइटम्स में क्रेडिटर भी आएगा, क्योंकि क्रेडिटर का अमाउंट रियल जो उसका पेमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स्ड होता है। Asset means resources which are owned and controlled, which are owned and by entity. Assets means resources which are owned and controlled by entity and having future economic
बेनिफिट्स। देखिएगा क्या डेफिनेशन डाली गई, ऐसे रिसोर्सेस जो आपके द्वारा ओन्ड होंगे और कंट्रोल्ड, ध्यान रखना एंड है इन दोनों के बीच में, कोई भी रिसोर्स जो एंटिटी के द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल्ड होगा एंड प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वही केवल हमारे असेट की डेफिनेशन में आएंगे। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो असेट की कैटेगरी में ही नहीं आता, समझ रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो असेट की कैटेगरी में ही नहीं आता, तो वो यहां से हट जाता है, जिसको हम असेट ही नहीं बोल सकते, तो उस पर हमें कोई चेकिंग ही नहीं करनी कि वो इंटेंजिबल है या नहीं। कैसे, देखिएगा इसका एक एग्जांपल आप लोगों के 12th क्लास की अकाउंट्स की बुक में था, मैं समझाता हूं, आपने कभी गौर नहीं किया होगा उस पर। देखो अगर आपके पास 12th की किताबें हो ना, अकाउंट्स की सेकंड पार्ट जो चलता था 12th में, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें पहला चैप्टर बैलेंस शीट के फॉर्मेट का होता था, देखना वहां पर आपको आज जो मैं बता रहा हूं वो दिखाई देगा। हाईवे, देखिए क्या होता है, एक पर्सन है, उनके पास एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस है और उस फैक्ट्री प्रेमाइसेस से इतनी दूरी पर एक हाईवे है, पक्की रोड है, लेकिन समस्या क्या है वो सुनना। समस्या ये है कि यहां हाईवे से लेकर फैक्ट्री तक जाने का रास्ता बहुत बेकार है, एम्प्लॉय को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, कंकड़ पत्थरों के बीच में से निकलना पड़ता है, और इस वजह से तो कई बार एम्प्लॉय के पैरों में मोच ही आ जाती है, बड़ी दिक्कत होती है इस फैक्ट्री तक पहुंचने में। 2-3 किलोमीटर पैदल रास्ता है हाईवे से फैक्ट्री तक जाने का, और बहुत खराब है। तो क्या हुआ, इस फैक्ट्री के ओनर ने फैक्ट्री प्रेमाइसेस से लेकर हाईवे तक अपनी कॉस्ट लगाकर एक रोड बनवा दी, एक पक्की रोड बनवा दी, एक पक्की रोड बनवा दी कि भैया ताकि मेरे एम्प्लॉय आसानी से इस रोड पर चलें और रोड पर चलकर फैक्ट्री तक आ जाएं, बेनिफिट मिलेगा इसको। लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो रोड बनवाई गई, क्या इसका मालिकाना हक इस व्यक्ति को मिल गया कि भैया नहीं, इस रोड पर चलने के लिए इस व्यक्ति की परमिशन लेनी पड़ेगी, इस फैक्ट्री ओनर की परमिशन लेनी पड़ेगी कि ना, मेरे पूछे बिना इस रोड पर कोई नहीं चल सकता। नो डाउट ये आपने बनवाई है, आपको फ्यूचर बेनिफिट भी मिलेगा, बट क्या ये ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय यू है? ओन्ड एंड नो कंट्रोल्ड, सर। समझते हो, आपकी सहमति के बिना कोई भी इस रोड को यूज नहीं कर सकता। जानते हो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रोड साइडिंग्स। ये जो आपने बनवाई, रोड साइडिंग्स, लेकिन इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल नहीं है तो पता है, आपके रोड साइडिंग्स को आप अपनी बैलेंस शीट में एज एन असेट नहीं दिखा सकते। एज एन असेट आप रोड साइडिंग्स को अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकते। आइए, लेकिन अब दूसरी तरफ एक और बात करते हैं। ये क्या है? रेलवे पटरी है।
ये फैक्ट्री से दूरी पर है, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां पर जो रेल आती हैं उनमें एक ट्रेन ऐसी आती है जो कि इस फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लेकर आती है। ट्रेन में आता है, कोयला आता है, मान लो और भी कुछ आइटम आते हैं, लेकिन वो ट्रेन से आते हैं। अब ये जो फैक्ट्री ओनर है, इसको यहां से लेकर और यहां तक आने में बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन लगाना पड़ता है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसने क्या किया, इसने रेलवे वालों से बात की और परमिशन लेकर अपनी फैक्ट्री प्रेमाइसेस से एक रेलवे ट्रैक निकाला और रेलवे ट्रैक ले जाकर यहां से जोड़ दिया कि भैया मेरा जो रॉ मटेरियल लेकर आएगी ट्रेन, वो यहां से टर्न ले लेगी और वो यहां सीधे मेरे फैक्ट्री प्रेमाइसेस में आ जाएगी। तो वो ट्रेन जब मेरे फैक्ट्री प्रेमाइसेस में आएगी तो मैं अपना माल वहीं पर उतरवा लूंगा। बताओ, क्या यहां पर आने वाली ट्रेन को इस व्यक्ति की परमिशन होना जरूरी है, या कल को किसी भी ट्रेन की इच्छा हुई कि चलो फैक्ट्री घूमकर आते हैं, उसने यहां से टर्न ले लिया और फैक्ट्री में पहुंच गई, बोले आओ 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 आज आप लोगों को फैक्ट्री दिखाते हैं, फैक्ट्री कैसी होती है। नॉट पॉसिबल। इस रेलवे ट्रैक पर, इस रेलवे ट्रैक पर केवल और केवल वही असेट वही ट्रेन आ सकती है विच इज परमिटेड बाय द एंटिटी। तो जानते हो इसे बोला जाता है रेलवे साइडिंग्स, और रेलवे साइडिंग्स प्योरली ओन्ड एंड कंट्रोल होता है। ये आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, बट रोड साइडिंग्स आपकी बैलेंस शीट में नहीं आता है। तो आप बात समझ रहे हो, ये बोलते हैं कि असेट्स जो होती है ना, असेट को पहले ढूंढो, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी होना चाहिए। ये ओन्ड एंड कंट्रोल नहीं है, भले ही बनाया आपने है, पूरा पैसा आपका है, 100% मनी इन्वेस्ट की है, बट फिर भी इस रोड साइडिंग्स पर आपका कोई ओनरशिप नहीं हो सकती, ना कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये आपने जो रेलवे ट्रैक बनाया, इट इज फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय यू। यहां पर वही ट्रेन आएगी जो आप परमिट करोगे, ये प्योरली आपके ओनरशिप में भी है, और ओनरशिप में तो ये भी है क्योंकि आपने पैसा लगाया, बट नॉट कंट्रोल्ड। दोनों बातें पूरी होनी चाहिए असेट के होने के लिए, जबकि इस पर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड दोनों बातें आपकी पूरी हो रही है। तो यानी ये तो खैर इंटेंजिबल नहीं है, मैंने तो आपको असेट की डेफिनेशन बताई है कि असेट का मतलब क्या होता है, कि कोई भी रिसोर्स विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एंड प्रोवाइड या एंड हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उससे हम असेट बोलते हैं। और अगर उससे हम असेट बोलेंगे तो फिर वो हमारे पास इस कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, मैंने एक बुक लिखी और उसको कॉपीराइट करवा लिया, कॉपीराइट करवा लिया, क्या कॉपीराइट का ओनरशिप और कंट्रोल पूरा मेरे पास आ गया? क्या मेरी परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति उस बुक को रीप्रिंट नहीं कर सकता, उस बुक को पब्लिश नहीं कर सकता? बिल्कुल, फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मी है। तो ये जो कॉपीराइट रिसोर्स है, ये मेरी असेट माना जाएगा। आप समझ रहे हो, असेट माना जाएगा, इंटेंजिबल के नहीं। वो बाकी की 4 कंडीशन भी देखनी पड़ेंगी मुझे। मैंने आपको पहले ही बोला, 5 कंडीशन जब पूरी होंगी तभी आपको ये पता लगेगा कि वो रिसोर्स आपकी एसेट है, मतलब वो इंटेंजिबल है या नहीं है। पेटेंट, मैंने एक फॉर्मूले को पेटेंट करवा लिया, जानते हो मेरी परमिशन के बिना कोई भी उसका यूज नहीं कर सकता। मैं जिसको जितना यूज करने को दूंगा, यानी कैपेबल ऑफ सेल भी है, कैपेबल ऑफ रेंट आउट भी है, पता है आपको, कोई मॉनेटरी आइटम नहीं है। आप देखो सारी कंडीशन पूरी हो रही हैं, और ये मेरे द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल्ड भी है।
अभी तक की जो तीनों बातें लिखी वो यहां पर पूरी हो रही है। मजे की बात देखो, अभी तक की आपने जो बातें लिखी वो तो मशीन पर भी पूरी हो रही है। मैं मशीन को बेच सकता हूं, आइडेंटिफाइबल है पहली कंडीशन। ये मॉनेटरी आइटम है नहीं, क्योंकि मशीन को बेचने का मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो यानी ये नॉन मॉनेटरी है। वेरी गुड, सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। थर्ड, क्या इस मशीन पर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है मेरा? बिल्कुल है। यस। मेरी परमिशन के बिना ये मशीन ना तो अपने आप कहीं जा सकती है ना चल सकती है। तो जानते हो इन तीन बातों के आधार पर मशीन भी इंटेंजिबल है, फर्नीचर भी इंटेंजिबल है, क्योंकि फर्नीचर भी ऊपर की तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। फर्नीचर आइडेंटिफाइबल भी होता है, फर्नीचर नॉन मॉनेटरी भी होता है, और फर्नीचर असेट भी होता है। इतनी प्रॉपर डेफिनेशन बनाई गई जिसके द्वारा एक एक आइटम को अलग किया गया और अल्टीमेटली एक प्रॉपर इंटेंजिबल असेट बात बनी। आओ नोट नंबर 4 पर बात करता हूं। नोट नंबर 4, intangible assets are assets having no physical substance, no physical substance of its own, no physical substance। जानते हो जैसे ही नो फिजिकल सब्सटेंस को जोड़ा गया, मशीन बाहर हो गई, क्योंकि मशीन फिजिकली एग्जिस्ट करती है। ये वही है नो फिजिकल सब्सटेंस की कंडीशन जो आप बचपन में पढ़ते आए थे कि इंटेंजिबल असेट्स को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। नो फिजिकल सब्सटेंस का मतलब ही यही होता है कि वो फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो खुद के लेवल पर, उसका खुद का कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बात हुई, उसका खुद का फिजिकल, तो और किस तरह से फिजिकल हो सकता है? तो यहां पर आकर ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ने एक क्लेरिफिकेशन दिया था। एक्चुअली में केस हुआ था जिसकी वजह से ये शब्द जोड़ना पड़ा, ऑफ इट्स ओन। अदरवाइज ये डेफिनेशन थी assets having no physical substance, खत्म। लेकिन ये ऑफ इट्स ओन को जोड़ना पड़ा। क्यों जोड़ना पड़ा वो मैं आपको बताता हूं, देखना। ये कौन है? ये है मिस्टर ए। और ये है एक शॉप। ये जो मिस्टर ए है ना, ये शॉप के पास गए और इस शॉप वाले भैया को जाके बोला कि यार मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन भाई सॉफ्टवेयर मुझे इंटेंजिबल बनाना है तो फिजिकल सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए। अब एक समस्या आ गई, कोई भी सॉफ्टवेयर बिना पेन ड्राइव के, बिना सीडी के लाओगे कैसे? हार्ड डिस्क के लाओगे कैसे भैया सॉफ्टवेयर को? समझना मेरी बात को, इनिशियल लेवल पर मैं बात करता हूं। मुझे मान लो एक टैली का सॉफ्टवेयर खरीदना है। अब भैया टैली का सॉफ्टवेयर लेने जाऊंगा तो वो सॉफ्टवेयर या तो किसी सीडी में आएगा, सीडी को तो मैं टच कर सकता हूं ना, सीडी तो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, या वो यस। पेन ड्राइव में आएगा, या वो सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में आएगा। अब एक प्रॉब्लम हो गई,
मैं तो ये बोल रहा हूं इंटेंजिबल वो होनी चाहिए जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो। मेरा ये सॉफ्टवेयर जिस सीडी में आया मैं तो उसे देख सकता हूं, मैं तो उसको छू सकता हूं, तो फिर तो ये सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल ही नहीं बना। एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। फिर क्लेरिफिकेशन किया गया। क्लेरिफिकेशन क्या किया गया? ऑफ इट्स ओन। व्हाट डज इट मीन? सॉफ्टवेयर का खुद का फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, बट फिजिकल सब्सटेंस कैन बी इन फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिवाइस। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर स्टोरेज डिवाइस के साथ नहीं आ सकता। सॉफ्टवेयर बिना स्टोरेज डिवाइस के नहीं आ सकता। तो अब एक समस्या हो गई कि आपने लिखा नो फिजिकल सब्सटेंस, तो फिर क्लेरिफिकेशन दिया गया कि भैया फिजिकल सब्सटेंस खुद का नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, सॉफ्टवेयर को लाने के लिए आप जो क्या लोगे, स्टोरेज डिवाइस रखोगे, उसका फिजिकल सब्सटेंस हो सकता है। यानी फिजिकल सब्सटेंस कैन बी ऑफ स्टोरेज डिवाइस, बट सॉफ्टवेयर का खुद का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये क्लेरिफिकेशन दिया गया। तो यहां पर क्या जोड़ा गया? it must be noted that substance can be of storage device. स्टोरेज डिवाइस यानी इन्होंने डेफिनेशन में हिस्सा जोड़ दिया, आपका खुद का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, ये सब्सटेंस स्टोरेज डिवाइस के फॉर्म में हो सकता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर प्योरली इंटेंजिबल बनानी थी होती है, लेकिन प्रॉब्लम हो गई उसके स्टोरेज डिवाइस की वजह से। तो इसलिए एक शब्द जोड़ दिया गया, ऑफ इट्स ओन, खुद का नहीं होना चाहिए अस्तित्व। उसको कैरी करने के लिए आप अगर कोई स्टोरेज डिवाइस में उसको लाते हैं तो ओके, वो जो स्टोरेज डिवाइस है वो फिजिकली एग्जिस्ट कर सकती है। फिर एक समस्या आई, तो सर अब स्टोरेज डिवाइस की कॉस्ट को कैसे लिया जाए? क्या उसे इंटेंजिबल माना जाए या उसे टेंजिबल माना जाए? आप समझ रहे हो, कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो लाखों रुपए के होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हजारों में, कुछ 100 200 400 रुपए में भी आ जाते हैं। स्टोरेज डिवाइस तो सबके लिए चाहिए। तो अब बात ये आई कि भाई फिर इस स्टोरेज डिवाइस की जो कॉस्ट होगी उसको क्या माने? क्या उस स्टोरेज डिवाइस की कॉस्ट को इंटेंजिबल असेट मानकर लिखूं, या उस स्टोरेज डिवाइस की कॉस्ट को मैं अदर असेट मानूं? तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक गाइडलाइन इशू की। ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरेज डिवाइस। उन्होंने बोला आओ, स्टोरेज डिवाइस के लिए आपको जो समस्याएं लग रही हैं, हम एक गाइडलाइन दे रहे हैं, इस गाइडलाइन को फॉलो करना। बोले अच्छा। बोले क्या गाइडलाइन है? बोले स्टोरेज डिवाइस के दो पार्ट कर दो। एक, एक्सपेंडिचर ऑन स्टोरेज डिवाइस इज मटीरियल
आपका जो एक्सपेंडिचर स्टोरेज डिवाइस पर हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक्सपेंडिचर ऑन स्टोरेज डिवाइस इज इममटीरियल, यानी खर्चा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मुझे एक बात बताओ, एक 5,000 रुपए का सॉफ्टवेयर में लेके आया, वो डीवीडी में आ गया। एक डीवीडी की कीमत कितनी है? 20 या 30 रुपए। आप समझ रहे हो? अगर मैं खरीदे जाने वाले असेट और स्टोरेज डिवाइस को देख रहा हूं, 5,000 रुपए का मेरा सॉफ्टवेयर है। अब उस 5,000 रुपए में वो सीडी के साथ या डीवीडी के साथ आएगा, तो उस डीवीडी की या सीडी की कॉस्ट कितनी है? बहुत छोटी सी, बहुत मामूली सी, इममटीरियल है। तो ये क्या बोलते हैं? इग्नोर इग्नोर कॉस्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस, इग्नोर कॉस्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस एंड रिकॉर्ड full amount as and record full amount as intangible assets। ये लीजिए, इन्होंने बहुत सिंपल सी बात कर दी। उस स्टोरेज डिवाइस की कॉस्ट को इग्नोर कर दो। वो जो 20 रुपए की सीडी है, या वो जो 20 रुपए या 40 रुपए का डीवीडी है ना, भूल जाओ। 5,000 रुपए पे करके आए हो, पूरे के पूरे 5,000 रुपए इंटेंजिबल असेट्स के रूप में आप क्या कर दो? रिकॉग्नाइज कर दो। लेकिन 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 अगर स्टोरेज डिवाइस पर किया गया खर्चा मटेरियल है, महत्वपूर्ण है, तो क्या करें? इफ बोथ एक्सपेंसेस कैन बी separated, if both expenses can be separated or if expenses cannot be separated, cannot be separated। अब उन्होंने बोला कि भैया बहुत महत्वपूर्ण खर्चा है, यानी उसकी कीमत ज्यादा है, तो अब क्या करें? तो बोले पहले तो देखो क्या स्टोरेज डिवाइस का खर्चा और इंटेंजिबल असेट का खर्चा आप सेपरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, जिस सॉफ्टवेयर के लिए मैंने 30,000 रुपए दिए, और वो 30,000 रुपए में मुझे एक हार्ड डिस्क मिली, और उस हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर आया। क्या हार्ड डिस्क की प्राइस को आप ढूंढ सकते हो? एक्सटर्नल मार्केट में जाओगे और हार्ड डिस्क की प्राइस क्या ढूंढ पाओगे या नहीं ढूंढ पाओगे? ढूंढ पाएंगे सर। बिल्कुल भाई। Yes, मुझे sir। मान लो 500 जीबी की एक हार्ड डिस्क दी गई और उसमें सॉफ्टवेयर दिया गया, मैंने टोटल 30,000 रुपए दिए, तो मैं आसानी से ये पता लगा सकता हूं कि इसमें ये जो 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क की कीमत क्या है?
भाई हार्ड डिस्क की कीमत मुझे पता लगा, बोले 4,500 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30,000 में से 4,500 तो स्टोरेज डिवाइस की कॉस्ट है, और बाकी आपका जो बचा 25,500 रुपए वो आपके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है। तो इसका मतलब अगर सेपरेट कर सकते हो तो क्या करोगे, स्टोरेज डिवाइस अदर असेट्स में जाएगा, और सॉफ्टवेयर स्टोरेज डिवाइस तो अदर असेट में जाएगा, और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या बनेगा, टेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट्स। बट expenses cannot be separated। बाइजू का नाम सुना है आपने, Yes. क्या है वो, किसका? बाइजू, बाइजू के ऐड आते हैं ना, लर्निंग ये ऐप। सर एक एजुकेशन ऐप है। अब जानते हो वो अपना पूरा सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग टैब देते हैं, वो उनका खुद का, उसके बिना नहीं आ सकता। आप ये बोलो उनको कि मेरे पास तो टैब है, आप तो मुझे केवल क्लासेस प्रोवाइड कर दो, अलाउड ही नहीं। आप वहां जो खर्चा करोगे ना उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो भैया क्या करें, सुनना बहुत ध्यान से। एस ने क्या बोला, बोले अगर सेपरेट नहीं कर सकते ना तो आप उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ढूंढो, यानी अकॉर्डिंग टू primary object, what does it mean, if object is to purchase, if object is to purchase software, या if object is to purchase other asset, purchase other asset। अगर ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर खरीदना था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर उस महंगी डिवाइस में ही रन हो सकता है। आप समझ रहे हो, जो बायजू वाले हैं वो अपना क्यों देते हैं फिर टैब, भाई उनको तो क्लासेस ही तो बेचनी है पढ़ाने की, डायरेक्ट बेच दें। लेकिन नहीं, वो एक पूरा सिस्टम देते हैं आपको, बोले हमारे ही टैब में क्लासेस रन होंगी। तो अब आपका ऑब्जेक्ट क्या था, वो सॉफ्टवेयर जिसमें वो क्लासेस चली, लेकिन क्लासेस चलाने के लिए वो टैब साथ में आया, रिकॉर्ड एज इंटेंजिबल। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक हार्ड डिस्क परचेज करने गया, मेरा मोटिव हार्ड डिस्क, यहां मेरा मोटिव बायजू के टैब को खरीदना नहीं था, लेकिन यहां मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरा यहां का ऑब्जेक्ट है हार्ड डिस्क खरीदना। अब जब मैं हार्ड डिस्क खरीदने गया, उस हार्ड डिस्क में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनबिल्ट आया। आजकल मार्केट में ऐसी हार्ड डिस्क और एसएसडीज आती हैं जिनमें इनबिल्ट एंटीवायरस होता है। तो क्या मुझे एंटीवायरस खरीदना था क्या, एंटीवायरस तो मैं डायरेक्टली भी खरीद सकता हूं। एंटीवायरस खरीदने के लिए मुझे हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ी, ऐसा बोल सकते हो आप कि भाई वो एंटीवायरस जो था ना वो इस हार्ड डिस्क में था। अरे तो एंटीवायरस तो आपको सेपरेटली मार्केट में अवेलेबल है ना। लेकिन क्या हुआ, मुझे खरीदनी थी वो हार्ड डिस्क, उस हार्ड डिस्क को खरीदूंगा तो उसमें वो एंटीवायरस आएगा।
क्योंकि उस हार्ड डिस्क के फीचर है वो कि भैया उस हार्ड डिस्क में एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर्स को हम इनबिल्ट करते हैं, ताकि आप जब उसमें डेटा कॉपी करें कुछ भी नेट के द्वारा या कुछ भी, तो वायरसेस ना आए। आप समझिए मेरी बात को। तो वहां पर मेरा ऑब्जेक्ट उस एसएसडी या हार्ड डिस्क को परचेज करना था, सॉफ्टवेयर परचेज करना मेरा ऑब्जेक्ट नहीं था। तो मैं इसे अदर असेट के रूप में रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड एज अदर असेट। मैं इसको अदर असेट के रूप में रिकॉर्ड करूंगा। ये पूरी गाइडलाइन इशू की गई स्टोरेज डिवाइसेस को लेकर। आप समझिएगा, सबसे पहले दो बेसिक कंडीशन बनाई गई, मटेरियल खर्चा है या इमटेरियल खर्चा है। अगर खर्चा इमटेरियल है तो स्टोरेज डिवाइस को इग्नोर कर दो और सारा का सारा खर्चा इंटेंजिबल असेट के रूप में रिकॉर्ड कर दो। लेकिन मटेरियल अगर हो गई बात, महत्वपूर्ण खर्चा है, तो फिर सेग्रीगेशन लाओ। क्या इंटेंजिबल असेट का खर्चा और स्टोरेज डिवाइस का खर्चा सेपरेट किए जा सकते हैं या सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं? सेपरेट किए जा सकते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, सेपरेट करो और सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड कर लो। यानी जितना सॉफ्टवेयर डिवाइस का हिस्सा है वो तो डाल दो, सॉरी, जितना स्टोरेज डिवाइस की कॉस्ट है वो तो डाल दो अदर एसेट में, और जो सॉफ्टवेयर की कीमत है उसे डाल दो इंटेंजिबल में। और अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर उनको खरीदने के प्राइमरी ऑब्जेक्ट को देखो। क्या आपका ऑब्जेक्ट इंटेंजिबल खरीदना था, लेकिन वो इंटेंजिबल उस अदर असेट के साथ ही चल रही है, या आपका ऑब्जेक्ट कोई अदर असेट खरीदना था और उसके अंदर इंटेंजिबल इनबिल्ट आया? तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इंटेंजिबल खरीदना ही था, सॉफ्टवेयर खरीदना ही था, तो फिर इंटेंजिबल असेट के रूप में रिकॉर्ड करो। और अगर आपका ऑब्जेक्ट अदर असेट खरीदना था तो फिर अदर असेट मानो, भले ही उसके साथ एक इंटेंजिबल असेट आई हो। तो ये था पूरा एक गाइडलाइन ऑन स्टोरेज डिवाइस। और ये इसलिए आया क्योंकि एक कंडीशन जोड़ी गई थी फिजिकल सब्सटेंस की। तो क्लेरिफाई किया गया कि भैया फिजिकल सब्सटेंस खुद का नहीं होना चाहिए, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का सब्सटेंस हो सकता है बट सॉफ्टवेयर का सब्सटेंस नहीं है, और इसीलिए सॉफ्टवेयर्स को इंटेंजिबल की कैटेगरी में रखा गया। अगर ये कंडीशन नहीं जोड़ी जाती ना ऑफ इट्स ओन वाली, तो समस्याएं हो जाती, क्योंकि सॉफ्टवेयर फिर तो केवल वही सॉफ्टवेयर आते हैं जो डायरेक्ट आप ऑनलाइन परचेज करते हो। जिनको स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉपी होंगे कंप्यूटर पर। आइएगा नोट नंबर लास्ट, हाँ जी बिल्कुल, चलिएगा। नोट नंबर 5, आओ। लास्ट पॉइंट क्या था? ये असेट्स या तो हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होनी चाहिए, assets must be held for प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे पेटेंट होते हैं, ड्राइंग्स एंड डिजाइन्स होती हैं, उनके द्वारा आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो वो हेल्प कर रही है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, या हेल्ड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, या आप उस इंटेंजिबल असेट का यूज
अपनी कोई सर्विसेज रेंडर में कर रहे हो, सर्विसेज रेंडर्ड करने में कर रहे हो, जैसे ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ना ट्रैकिंग सिस्टम के, कि जैसे आपने कुरियर करवाया तो कुरियर को वो ट्रैक कर सकते हो आप, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए वो एक इंटेंजिबल असेट का यूज कर रहे हैं। या फिर हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, या फिर आपने अपने ऑफिस में कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम लगा रखा है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, फीस स्ट्रक्चर के लिए, स्टूडेंट्स को रिकॉल करवाने के लिए, उनको मैसेजेस करने के लिए, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस आपने अपने पास कोई असेट रख रखी है। तो यानी उस असेट को या तो आप हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहे हो, या फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, या फिर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस आप यूज ले रहे हो। तो लीजिएगा 5 बातें बोली गई, और जब ये पांचों कंडीशन किसी असेट पर लगाओगे और देखोगे, और अगर आपको ये लगता है कि वो असेट इन पांचों कंडीशन को पूरा कर रही है, तभी वो इंटेंजिबल असेट की डेफिनेशन में आई। और अगर वो इंटेंजिबल असेट की डेफिनेशन में आ गई, तो अब हम अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को स्टार्ट कर देंगे कि भैया उसे मेजर कैसे किया जाएगा, उसे रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। लेकिन पहले उसे इस कैटेगरी में लाना पड़ेगा कि भैया वो असेट इस AS 26 की ये जो क्राइटेरिया बताए गए हैं, इन क्राइटेरिया को 100% क्या करनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो देन फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी अकाउंटिंग AS 26 के अकॉर्डिंग ले लेंगे।